सभी को नमस्कार। आज हम साहित्य के उस विद्वान की चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में बीए पार्ट फर्स्ट में भी उसके चैप्टर हैं और एमए फाइनल का जो द्वितीय पेपर है उसके अंदर भी उसे शामिल किया गया है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नाम दिया गया, उस भक्ति काल में दो धाराएं हुआ करती थी, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा के जो जनक थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक मनस्वी शैली में उन्होंने काव्य लिखा। वो काव्य था पद्मावत, और उस पद्मावत का कुछ अंश आपके बीए पार्ट फर्स्ट में जो पहला पेपर है उसके अंदर शामिल किया गया है और एमए फाइनल के द्वितीय पेपर के अंदर शामिल किया गया है। उन चीज़ों को हम देखें जो आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि पद्मावत की कथा क्या है। आखिर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में क्या लिखा है। जब तक हम उसकी भूमिका और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रख लेंगे तब तक हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उस पद्मावत की कथा वस्तु या उसकी कथा क्या लिखा है जायसी ने। दोस्तों, सिंगल द्वीप, जिसे आजकल श्रीलंका कहा जाता है, सिंगल द्वीप के राजा का नाम था गंधर्व सेन और उनकी महारानी थी चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती से मिलकर के एक कन्या का जन्म होता है। वह कन्या राशि में पैदा होती है, इसलिए उसका नाम पद्मावती रख दिया जाता है। पद्मावती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो 12 साल की होती है तो राजा ये सोचता है कि अब ये युवावस्था में प्रवेश कर रही है, तो उसको एक अलग महल बनवा करके, सतखंडा महल बनवा करके उस महल में उसे रखा जाता है और उसकी सखी सहेलियाँ और मनोरंजन के साधन वो सारे उन्हें उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। पद्मावती के साथ में एक तोता रहता है, हीरामन तोता। हीरामन तोता शास्त्रों का ज्ञाता है और पद्मावती को जीवन की हर बात को सिखाने का काम करता है। पद्मावती धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, युवा अवस्था में चली जाती है। पद्मावती की सहेलियां, सखियां भी उसके साथ होती है, लेकिन मन की बात पद्मावती हीरामन तोते से कहती है। और जब हीरामन तोते से अपने मन की बात, अपनी युवा अवस्था की बातें उस बांटती है, कहती है, तो इस बात का पता राजा गंधर्व सेन को लगता है। क्योंकि गंधर्व सेन अपने समान दूसरे राजा उसकी नज़र में कोई था नहीं, और अपनी जो सुपुत्री है पद्मावती, वैसा सुंदर राजकुमार कोई उसे दिखा नहीं, इसलिए वो किसी के साथ में कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता। जब गंधर्व सेन को हीरामन तोते से जो मन की बात पद्मावती करती है उसका पता चलता है, वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसको मार दिया जाए। वहां से हीरामन तोता उन सैनिकों की दया से बच तो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं यहाँ इस तरह कब तक पड़ा रहूँगा। वह एक दिन मौका देख करके रात के समय में पद्मावती के महल से निकल जाता है और उड़ करके एक जंगल में पहुंच जाता है। अब इधर कहानी दोनों तरफ से चलती है।
यहाँ पर कन्या पैदा होती है। अब दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ के राजा चित्रसेन के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का नाम होता है रतन सेन। रतन सेन जब पैदा होता है तो ज्योतिषियों ने और पंडितों ने ये भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर के प्रतापी राजा बनेगा, विक्रमादित्य और राजा भोज जैसा प्रतापी और शक्तिशाली शासक बनेगा। लेकिन इसके साथ ही ज्योतिषियों ने कहा है कि ये योग भी लिखा हुआ है कि ये बड़ा होकर के योगी का वेश धारण करके और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करेगा। ऐसा ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की जब रतन सेन पैदा हुआ। समय चलता रहता है, रतन सेन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। संयोग की बात होती है कि एक बार चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा जो व्यापार करने के लिए सिंगलदीप जाता है, चित्तौड़गढ़ का एक गरीब ब्राह्मण कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के, वह भी उस बंजारे के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए सिंगलदीप के लिए रवाना हो जाता है। सिंगलदीप जाकर के वह विभिन्न चीजों को देखता है, लेकिन इस कहानी का पहला पड़ाव जहां पर वो तोता उड़ करके जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के विभिन्न जो पक्षी हैं वो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ज्ञाता है, ज्योतिषी का ज्ञाता है, विद्वान है, पुराणों को जानता है, मनीषियों जैसी बात करता है। तो उस जंगल में वो उनके साथ में हिल मिल जाता है। एक दिन एक बहेलिया आता है, शिकारी आता है और उस शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी उस तोते को बेचने के लिए सिंगलदीप के बाजार में आता है और इधर से चित्तौड़गढ़ का बंजारा और वो गरीब ब्राह्मण वो व्यापार करने के लिए सिंगलदीप पहुंचते हैं। क्योंकि सिंगलदीप की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी और उस ब्राह्मण के पास इतना पैसा नहीं था कि वहाँ से कोई कीमती वस्तु खरीद सके और खरीद करके चित्तौड़गढ़ के लिए ला सके। वह बाजार में घूमता रहता है, घूमता 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 वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहेलिया तोतों को बेच रहा होता है। दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण ने उस हीरामन तोते को पहचान लिया। पहचाना इस तरह की वो विद्वान है, बात कर सकता है। वह ब्राह्मण उस तोते की भाषा को समझता था। उसे लगा कि ये विद्वान है, ये अच्छे खासे मूल्य में बिक सकता है। वह अपने पास जो थोड़ा बहुत जो धन था, जो ऋण से उसने लिया था, वो उसको चुका करके उस तोते को खरीद लेता है और बंजारा के साथ में वापस सिंगलदीप से चित्तौड़गढ़ के लिए आ जाता है। चित्तौड़गढ़ आकर के वह हीरामन तोते को लेकर के रतन सेन के दरबार में जाता है और रतन सेन से उसके बारे में प्रशंसा करता है। और जब रतन सेन को लगता है कि ये वास्तव में सही कह रहा है, उस तोते को 1 लाख रुपए में वो खरीद लेता है। इसके बाद में रतन सेन की और तोते की वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप से उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा रतन सेन कर लेते हैं और वो हमेशा उस तोते को अपने साथ रखते हैं। समय बदलता है। एक दिन राजा रतन सेन शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं। घोड़े पे सवार होकर के हीरामन तोते को वो अपने महल में छोड़ जाते हैं। राजा रतन सेन की महारानी नागमती
नागमती सज सवर करके उस तोते के सामने, हीरामन तोते के सामने आती है और आकर के उससे सवाल करती है कि क्या सिंगल द्वीप में मेरे जैसी सुंदर स्त्री तुमने कहीं देखी है? तोता जब नागमती की बात सुनता है तो वो हंसता है और हंस करके कहता है कि वैसे तो सभी स्त्रियां उसके प्रियतम के लिए प्यारी होती हैं, जो उन्हें प्रेम करता है उनके लिए सबसे अच्छी स्त्रियां होती हैं, लेकिन जहां तक सिंगल द्वीप की आप बात कर रही हैं तो सिंगल द्वीप की जो सुंदरता है उस सुंदरता के आगे आपकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। बच्चों, ये बात, क्योंकि नारी सुलभ एक स्वभाव होता है कि वो अपनी बुराई नहीं सुन सकती, अपनी सुंदरता का अनादर वो नहीं देख सकती। तोते के मुख से कही हुई बात उसको बुरी लगी। वह सोचती है कि अगर ये बात अगर इस तोते ने महाराजा रतन सेन से कह दी तो रतन सेन मुझे छोड़ करके सिंगल द्वीप के लिए चला जाएगा। वो अपनी दासी से उसे मरवाने का हुक्म दे देती है। दासी उस तोते को लेकर के चली तो जाती है, लेकिन उस तोते के प्रति उसके मन में दया भाव पनप जाता है। उस तोते को मारती नहीं है। रतन सेन जब शिकार खेल करके वापस आते हैं और आकर के तोता को देखते हैं, तोता उन्हें नहीं मिलता है, तो पूछते हैं, दरबार में पूछते हैं कि हीरामन तोता कहाँ है? नागमती तोते के मुख से कही हुई बात अपने तरीके से वो रतन सेन के सामने प्रस्तुत करती है। रतन सेन को दुख होता है, लेकिन उसी समय जो रानी की दासी थी वो तोते को लेकर के राजा के पास आ जाती है। दोस्तों, ये बातें यहीं समाप्त हो जाती हैं। अब एक दिन राजा रतन सेन तोते से सिंगल द्वीप के बारे में पूछना शुरू कर देता है। तो सिंगल द्वीप की खुल करके वो प्रशंसा करता है, हीरामन तोता, और सबसे ज्यादा सुंदरता की देवी पद्मावती के बारे में वो सब कुछ खोल करके राजा रतन सेन से कह देता है। रतन सेन जिस तरह पद्मावती के बारे में हीरामन तोता रतन सेन से कहता है, उस सुंदरता को देख करके, उस सुंदरता के बखान को जान करके वो उसके विरह में पीड़ित हो जाता है और वो अपने 16,000 सैनिकों को साधु का वेश धारण करवा करके और खुद भी सन्यासी का रूप धारण करके हीरामन तोते को साथ में लेकर के रवाना हो जाता है सिंगल द्वीप के लिए। 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है और चलता ही जाता है अपने सैनिकों के साथ में जो साधु के वेश को धारण किए हुए हैं। चलते चलते वो समुद्र किनारे पहुंच जाता है और समुद्र किनारे पहुंच करके वो सोचता है कि मैं इसे किस प्रकार इस समुद्र को पार करूं। जब वहां का राजा गणपति ये सुनता है कि चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सेन यहां पर आए हुए हैं, तो वो दौड़ करके उनके पास आता है। वो रतन सेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रतन सेन कहता है कि प्यार की डगर मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं सिंगल द्वीप जाऊंगा और पद्मावती से ब्याह करूंगा। जब राजा की इस तरह की दृढ़ शक्ति देखता है राजा गणपति, वो उनके लिए नाव उपलब्ध करवाते हैं और राजा रतन सेन अपने सैनिकों जो एक साधु के वेश में हैं वो सब के सब नावों में सवार होकर के वहां से सिंगल द्वीप के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। राजा और उसके साथी सिंगल द्वीप पहुंच जाते हैं हीरामन तोते के साथ। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो हीरामन तोता
दूर से राजा गंधर्व सेन का महल बताते हैं। पद्मावती का महल उन्हें दिखाते हैं और सिंगलदीप के सौंदर्य का वर्णन और सारा जो सौंदर्य वहां पर बिखरा पड़ा है उन सब जगह से परिचित करवाते हैं। और अंत में एक शिव जी के मंदिर में वो चले जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर के हीरामन तोता राजा रतन सेन से कहता है कि माघ मास की पंचमी को, बसंत पंचमी को, पद्मावती अपनी सखियों के साथ शिव दर्शन के लिए जरूर आती है और वह इस बार भी शिव दर्शन करने के लिए माघ मास की जो पंचमी आती है, बसंत पंचमी आती है, उसको निश्चित रूप से इसी मंदिर में आएगी और यहाँ पर तुम्हें पद्मावती के दर्शन लाभ हो सकेंगे। तब तक तुम्हें पद्मावती की यहीं रहकर के प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हीरामन तोता वहां से उड़ जाता है और उड़ करके पद्मावती के महल में चला जाता है, पहुंच जाता है। इधर राजा रतन सेन चूंकि अपने 16,000 सैनिकों के साथ में योगी का वेश धारण किए हुए हैं, तो वहीं पर बैठ करके पद्मावती का नाम स्मरण करने लग जाते हैं, धुनी रमा लेते हैं और साधना में रत हो जाते हैं, साधना में बैठ जाते हैं। उधर हीरामन तोता पद्मावती से जाकर के अब तक की जो भी घटनाक्रम घटा पद्मावती के यहाँ से हीरामन तोता के जाने के बाद में, वो एक एक करके हीरामन तोता पद्मावती को बताता है और अंत में वो चित्तौड़गढ़ का वर्णन करता है, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन का वर्णन करता है। वो रतन सेन किस प्रकार उसके प्रेम में बंध करके चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके अपने 16,000 सैनिकों के साथ में शिव मंदिर में आकर के ठहरा, इन सारी चीजों का वो वर्णन करता है, सारी चीजों को बताता है। रानी पद्मावती हीरामन तोते के द्वारा राजा रतन सेन के लिए संदेशा भेजती है। क्या संदेशा भेजती है? इसके आगे क्या होता है, कैसे पद्मावती को रतन सेन प्राप्त करता है और क्या क्या उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी, इन सब का वर्णन हम आगे करेंगे। टिल देन, बाय।